आज हम जंगल में चोर बाजार कहानी की चर्चा कर रहे हैं, जहां एक गरीब किसान माधव को जादुई बाजार से अनाज मिलता है और एक लालची साहूकार अपने कर्मों का फल भुगतता है। इस कहानी का यथार्थवादी ग्रामीण संघर्ष और जादुई लोककथा के बीच का बदलाव कुछ जगहों पर बहुत अचानक लगता है, जिसे अधिक सहज बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब शुरुआत में तो माधव की फसल बर्बाद होना और साहूकार का जमीन हड़पना बहुत ही क्रूर और वास्तविक लगता है। बिल्कुल, यहीं पर कमजोरी है। हम उस क्रूर जमीनी हकीकत को देख रहे हैं और अचानक से, बिना किसी चेतावनी के, गहने जंगल में रातों रात एक मायावी चोर बाजार प्रकट हो जाता है, जहां रूहें 2 रुपए किलो में अनाज दे रही हैं। यह कहानी की टोन को इतनी तेजी से बदलता है कि एक के पाठक को मानसिक रूप से तैयार होने का समय ही नहीं मिलता। एकदम सही। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कोई बहुत ही गंभीर, मतलब कोई डार्क सामाजिक ड्रामा फिल्म देख रहे हो और इंटरवल के बाद वो अचानक से एक फैंटेसी में बदल जाए, जहां पेड़ बातें करने लगे। थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता है। तो मेरा सुझाव ये है कि कहानी की शुरुआत से ही जादुई यथार्थवाद, या कह लें कि स्थानीय लोक कथाओं के छोटे छोटे संकेत बुने जाएं। अच्छा। हाँ, ताकि जब असली जादू सामने आए तो वो कहानी का ही एक स्वाभाविक हिस्सा लगे, कोई बाहरी चीज ना लगे। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही जादू के हिंट दे देंगे, तो क्या उस रहस्यमयी बाजार के अचानक प्रकट होने का जो अचंबा है, वो खत्म नहीं हो जाएगा? हाँ, चौंकाना और भटकाना दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है। सही बात है। जब आप पाठक को सही तरीके से चौंकाते हैं तो वो सोचता है कि अरे, इसके संकेत तो पहले से थे, हम रहस्य को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस जमीन तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कहानी में क्या बदलाव कर सकते हैं? इसके कुछ ठोस उदाहरण हो सकते हैं, जैसे भारी बारिश और तबाही शुरू होने से पहले माधव की पत्नी गौरी किसी पुरानी स्थानीय मान्यता का जिक्र कर सकती है। अच्छा, जैसे कोई गांव की कहावत? बिल्कुल, वो बस इतना कह सकती है कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो जंगल के पुराने बरगद खुद राह दिखाते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीका है ना? ये यथार्थवाद को तोड़ता भी नहीं है, क्योंकि गांव में लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। हाँ, और इससे पाठक के दिमाग में एक लंगर डल जाता है कि आगे कुछ ऐसा हो सकता है। एकदम सही। और एक और उदाहरण दूं तो जब माधव खेत में अपनी बर्बाद फसल के बीच रो रहा हो और हवा तेज चल रही हो, तो उसे हवा में कोई अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। जो बाद में उस फकीर की आवाज से मैच करे। बिल्कुल, उस समय माधव को लग सकता है कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जब फकीर सामने आएगा तो वो फुसफुसाहट एक तार्किक जादुई विस्तार लगेगी, ना कि कोई एकदम से जोड़ी गई घटना। दुनिया के निर्माण से आगे बढ़कर अगर हम इस जादुई दुनिया में पात्रों के व्यवहार को देखें, तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत कहानी के खलनायक लाला धनीराम के अंतिम बदलाव में लगी। लाला धनीराम के हृदय परिवर्तन की प्रेरणा में सच्चे पश्चाताप के बजाय केवल मौत का डर हावी दिखता है, जो कहानी के नैतिक प्रभाव को सीमित कर देता है। हाँ, मतलब कमजोरी ये है कि जब उसका सारा धन राख बन जाता है और उसे सीने में तेज दर्द होता है, तब वो अचानक से कहता है, माधव मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। सही कहा। ये उसकी लालची फितरत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खाता। ये प्रायश्चित कम और अपनी जान बचाने की मजबूरी ज्यादा लगती है। अगर एक बच्चे को गर्म बर्तन छूने से दर्द होता है और वो माफी मांगता है, तो वो अपनी गलती की वजह से नहीं, बस दर्द की वजह से ऐसा कर रहा है। हाँ, लेकिन मतलब क्या ये मानवीय स्वभाव नहीं है? कैसे? मतलब अगर किसी के सामने मौत खड़ी हो, उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो, तो उसका डर जाना और जान की भीख मांगना तो एकदम यथार्थवादी प्रतिक्रिया है ना? प्रतिक्रिया यथार्थवादी जरूर है, लेकिन ये कहानी के मूल संदेश को कमजोर कर देती है। अच्छा। हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि उसे वाकई किसानों का हक मारने का पछतावा है या सिर्फ अपने मरने का खौफ है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि लाला के शारीरिक दर्द से पहले उसे एक गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात दें। जहां उसे अपने लालच के खोखलेपन का असली एहसास हो। एकदम सही। उसका पछतावा उसके दर्द से नहीं, बल्कि उसकी सोच के पतन से प्रेरित होना चाहिए। तो हम इसे कहानी के क्लाइमैक्स की उस तेज गति के बीच कैसे दिखा सकते हैं? इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण ये हो सकता है कि जब लाला की तिजोरी का सोना राख बन जाता है,
तो उसे उस राख में उन किसानों के भूखे चेहरे दिखाई दे सकते हैं जिन्हें उसने बर्बाद किया था। अरे बाप रे, ये तो बहुत डार्क और इम्पैक्टफुल होगा। हाँ, और शारीरिक दर्द शुरू होने से पहले लाला ये महसूस कर सकता है कि वो इस राख को खाकर जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल, उसे अपनी भूख का एहसास हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान उसके कर्ज के नीचे भूखे मर रहे थे। ये वो क्षण होगा जो उसे माधव के सामने झुकने पर मजबूर करेगा, न कि सिर्फ सीने का दर्द। ये तो सच में उसी विचारधारा की हार होगी, सिर्फ उसके शरीर की नहीं। हाँ। अब अगर हम खलनायक से आगे बढ़कर नायक पर आएं, तो माधव की यात्रा भी मुझे थोड़ी अजीब लगी। माधव का एक असहाय किसान से जादुई रक्षक के रूप में विकास काफी हद तक बाहरी शक्तियों पर निर्भर करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत संघर्ष कमजोर पड़ जाता है। हाँ, कमजोरी ये है कि शुरुआत में माधव कितना मेहनती था, लेकिन जादुई सिक्का चोरी होने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। बिल्कुल, वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है कि अब मैं कैसे जीऊंगा। हाँ, और वो खुद कुछ करता ही नहीं है। सरपंच उसे लाला के घर ले जाता है और जादू खुद ही लाला को सजा दे रहा होता है। सही कहा। माधव कहानी के चरम पर लगभग एक यात्री या मूक दर्शक बनकर रह जाता है। तो क्या माधव अपनी ही कहानी में साइड कैरेक्टर बन गया है? हम ऐसे नायक से कैसे जुड़ सकते हैं जो कुछ कर ही नहीं रहा? यही तो समस्या है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि क्लाइमैक्स में माधव को अधिक सक्रिय भूमिका दें। उसे अपनी मूल विशेषताओं का उपयोग करके समस्या सुलझाने दें, जैसे उसकी मेहनत, दया और समझ। उसे केवल जादू के परिणाम का दर्शक न बनने दे। लेकिन अगर माधव सब कुछ खुद ही कर लेगा, तो फिर फकीर के उस जादुई वरदान का महत्व खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, जादू और मानवीय इच्छा शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अच्छा। जादू परिस्थितियां बना सकता है, लेकिन अंतिम समाधान मानवीय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब माधव अपनी दुकान खाली देखता है, तो रोने के बजाय वो अपनी जंगल की समझ का उपयोग कर सकता है। मतलब वो कदमों के निशान पड़ सकता है? बिल्कुल, वो जमीन पर गिरे अनाज और लाला के जूतों के निशानों का पीछा खुद कर सकता है। अरे वाह! ये उसे एक पीड़ित से निकालकर एक सक्रिय अन्वेषक बना देता है। एकदम सही। और एक और बहुत ही सशक्त उदाहरण ये हो सकता है कि जब लाला दर्द से तड़प रहा हो, तो फकीर का जादू उसे ठीक ना करे। तो फिर वो कैसे बचेगा? माधव अपने घर से अपने हिस्से की आखिरी असली रोटी लाकर लाला को खिलाए। ओ माय गॉड! और उसकी ये निस्वार्थ दया ही उस जादुई सिक्के के श्राप को तोड़े। ये तो पूरी कहानी का अर्थ ही पलट देगा। एक जादुई अनाज उसे नहीं बचाता, बल्कि एक किसान की मेहनत की रोटी उसे बचाती है। बिल्कुल। इससे माधव असल मायनों में एक रक्षक साबित होगा, और फकीर की वो बात भी सच होगी कि विधाता उसी के लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है जो दूसरों का पेट भरता है। ये सच में बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। तो आज की इस चर्चा में हमने कहानी को बेहतर बनाने के 3 मुख्य तरीकों पर बात की। पहला, कहानी की शुरुआत में ही लोक कथाओं के छोटे संकेत देना, ताकि यथार्थवाद और जादू के बीच का बदलाव सहज हो। दूसरा, लाला धनीराम के पश्चाताप को मौत के डर के बजाय उसकी लालची सोच के पतन से जोड़ना। बिल्कुल। और अंत में क्लाइमैक्स में माधव को एक दर्शक की जगह एक सक्रिय नायक बनाना, जो अपनी दयालुता से परिस्थितियों को बदले। ये बदलाव कहानी की भावनात्मक गहराई को कई गुना बढ़ा देंगे। एकदम सही। हम लेखक को इन सुझावों के साथ अपने आलेख को संशोधित करके दोबारा भेजने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि हम इस शानदार यात्रा को और निखार सकें।